तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। क्या होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन? बेसिकली अब जो हम लोग कंपाइलर के डिफरेंट 6 फेजेज होते हैं। नंबर 1 इज लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटैक्स एनालिसिस फेज, सिमेंटिक एनालिसिस फेज, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। तो इसमें फोर्थ जो आपका फेज आता है वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ये फेज बेसिकली क्या करता है? ये फेज बेसिकली जो हमको इनपुट दिया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर को, बेसिकली उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने के पहले बीच में एक हाई लेवल से लो लेवल के बीच कन्वर्जन के बीच में एक तीसरे तरीके का एक लैंग्वेज होता है, कोड जनरेट करता है, जिसको हम इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। ठीक है, और वो इंटरमीडिएट कोड जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज जनरेट करता है। तो क्या मतलब हुआ? देखिए लिखा हुआ है, it is used to translate the source code into machine code. It lies between high level language and machine language. जो मैंने अभी बातें बोली वही। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? इफ द कंपाइलर डायरेक्टली ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड विदाउट जनरेटिंग इंटरमीडिएट कोड, then a full native compiler is required for each new machine. Due to this reason, we have to require the high level language, high level code is converted into intermediate code, then into machine code. क्लियर? ये सेकंड पॉइंट का रहा। थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर रिसीव्स इनपुट फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर फेज एंड सिमेंटिक एनालाइजर फेज। जो सिमेंटिक एनालिसिस फेज से जो आउटपुट जनरेट होता है वो हमको एज ए इनपुट किस इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को मिलता है। तो क्या होता है? इट टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एन एनोटेड पार्स ट्री। तो फाइनली अगर देखा जाए, जो ये स्टेटमेंट है इसमें क्या कहा गया है कि जो सिमेंटिक एनालिसिस फेज से जो आउटपुट जनरेट होता है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के लिए एज एन इनपुट काम करता है। वही इनपुट उसको मिलता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का, जनरेटर को। तो क्या मिलता है सिमेंटिक एनालिसिस फेज में? आउटपुट क्या मिलता है? सिमेंटिक फेज में जो भी आउटपुट जनरेट होता है वो एनोटेड और डेकोरेटेड पार्स ट्री मिलता है। ये एनोटेड या डेकोरेटेड पार्स ट्री क्या होता है? पार्स ट्री आप जानते ही हैं, जो भी पार्स ट्री हम बनाते हैं या सिंटैक्स ट्री बनाते हैं सिंटैक्स एनालिसिस फेज में, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, किसी एक्सप्रेशन के लिए ग्रामर की हेल्प से, तो उसी ग्रामर के लिए हम कुछ सिमेंटिक रूल के साथ जब हम कोई भी सपोज कोई पार्स ट्री बनाए या सिंटैक्स ट्री बनाए तो उसमें हर नोड के लिए कुछ ना कुछ सिमेंटिक रूल को भी लिख दें साथ ही साथ, तो उसको बोलते हैं एनोटेड और डेकोरेटेड पार्स ट्री, जो कि सिमेंटिक एनालिसिस फेज जनरेट करता है। और जो सिमेंटिक एनालिसिस फेज जनरेट करता है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के लिए इनपुट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट कोड कितने टाइप के होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, इन सब सारी बातों को हम देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट पार्स ट्री, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, 3 एड्रेस कोड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पार्स ट्री क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से कैसे हम 3 एड्रेस कोड क्या कैसे कंप्यूट करते हैं वो भी देखेंगे। और 3 एड्रेस कोड भी है जिसमें क्वाड्रपल है, ट्रिपल है और इनडायरेक्ट ट्रिपल है। ठीक है, हम सबको देखेंगे वन बाय वन। बहुत सारी जगहों पे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, लीनियर और ट्री फॉर्म में। तो लीनियर में ये सारे दिए गए हैं और ट्री फॉर्म में आपके डैग और सिंटैक्स ट्री दिए गए हैं। और लीनियर फॉर्म में, लीनियर टाइप में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और 3 एड्रेस कोड दिए गए हैं। तो कोई बात नहीं, हम डैग भी एक तरह का इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है, लेकिन उसको हम डैग को आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, आगे की यूनिट्स में डैग को अलग से सेपरेट देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट पार्स ट्री क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री क्या होता है? बेसिकली जो हम लोग सिंटैक्स ट्री पढ़ते हैं उसमें ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्या है?
पॉइंट नंबर 1 देखिए, इंटरनल और इंटरमीडिएट नोड्स हैव ऑपरेटर एंड लीफ नोड्स आर आइडेंटिफायर्स। बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट पार्स ट्री होता है, इसमें कोई भी एक्सप्रेशन के लिए अगर हम एब्स्ट्रैक्ट पार्स ट्री बना रहे हैं तो जितने भी इंटरनल नोड्स होंगे वो सारे के सारे आपके ऑपरेटर होंगे। इंटरनल नोड्स और इंटरमीडिएट नोड्स आर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर आपको पता ही है। एंड लीफ नोड्स और एक्सटर्नल, लीफ नोड को हम एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं, वो क्या होंगे? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स में जो भी चीज़ें आती हैं आपको पता ही है, सिंबल, करैक्टर, इंटीजर, जो भी चीज़ें होती हैं ये सब एक्सटर्नल नोड होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है? एवरी इंटरमीडिएट नोड हैव इंटरमीडिएट कोड। हर इंटरमीडिएट नोड के लिए जितने भी इंटरमीडिएट नोड होंगे, मतलब इंटरनल नोड होंगे, मतलब जितने भी ऑपरेटर ही होंगे इंटरनल नोड, उस हर इंटरनल नोड के लिए कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट कोड हम जनरेट होता है। कैसे होता है वो हम देखेंगे। इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट देन अ पार्स ट्री एंड कैन बी इजिली यूज्ड बाय कंपाइलर। पार्स ट्री से तो कॉम्पैक्ट होता है बट कंपाइलर इसको इजिली यूज़ करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये आपका कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a प्लस बी एस्ट्रिक इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको पता है कि जितने भी एक्सटर्नल नोड या लीफ नोड होंगे वो हमेशा आइडेंटिफायर्स होंगे, और जितने इंटरनल नोड्स होंगे या इंटरमीडिएट नोड्स होंगे वो आपके ऑपरेटर होंगे। तो आपको पता है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखेंगे तो क्या करेंगे? a b दोनों को प्लस से हमने ऐड कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद हम इस ब्रैकेट के लिए देखेंगे तो a b और प्लस से कर दिया, प्लस आपका इंटरनल नोड हो गया और a और b आपका एक्सटर्नल नोड हो गया। फिर इस a प्लस b के साथ फिर हम प्लस c कर रहे हैं तो c को फिर हम ऐड कर दिए इंटरनल नोड की हेल्प से। ठीक है, अब फिर इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन दोनों ब्रैकेट को हम एस्ट्रिक से हम ऐड कर रहे हैं। देखिए, तो एक इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया, एक राइट सब ट्री हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? देखिए, जो हमारा ये सिंटैक्स ट्री बना है, ये इसमें जितने भी इंटरनल नोड है, देखिए आपके ऑपरेटर्स हैं, जितने भी एक्सटर्नल नोड हैं वो आपके आइडेंटिफायर्स हैं। यहाँ पे ए बी और सी आइडेंटिफायर्स हैं। तो ये रहा इस जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका सिंटैक्स ट्री। ठीक है, सिंटैक्स ट्री में की कुछ डिसएडवांटेजेज होती हैं जिसको हम रिमूव करते हैं डैग में, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है, डैग का क्या एडवांटेज होता है, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस बात को, डैग को हम आगे देखेंगे। होता बहुत सिंपल है, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होने के बाद चलिए 3 एड्रेस कोड देखते हैं, फिर हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन देखेंगे। और डैग भी इंटरमीडिएट कोड में ही आता है बट उसको हम अलग से अलग चैप्टर्स में देखेंगे। पहले अभी 3 एड्रेस कोड देखते हैं। ठीक है, तो 3 एड्रेस कोड में आपका क्वाड्रपल है, ट्रिपल है, इनडायरेक्ट ट्रिपल है, सबको देखेंगे 1 बाय 1 करके। चलिए देखते हैं। देखिए, इन 3 एड्रेस जो है, पहले तो हम देख लें 3 एड्रेस को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। ये आपका लिखा गया टाइप्स ऑफ 3 एड्रेस। अगर इस तरह से लिखा हो x टेंड्स टू y ऑप j, ऑप मतलब होता है ऑपरेटर, तो ये तो आपको दिख ही रहा है। इस तरह से लिखा हो तो वो भी 3 एड्रेस कोड होगा। 3 एड्रेस का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप जो है 3 एड्रेस यूज करें, कम भी कर सकते हैं बट मैक्सिमम 3 है। यहाँ पे देखिए x टेंड्स टू ऑप वाई, मतलब x और y दो आपके आइडेंटिफायर हैं, और एक ऑप है। ऑप मतलब कोई यहाँ पे ऑपरेटर होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। फिर इस तरह से होगा x टेंड्स टू y इन ब्रैकेट i, मतलब ये आपका अरे के फॉर्म में हो, वो हम देखेंगे। अरे का भी कैसे, कोई अरे दिया हो तो उसका हम कैसे 3 एड्रेस कोड लिखेंगे, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। फिर x टेंड्स टू पॉइंटर p, यहाँ पे भी मैक्सिमम आपके पता चल, देखिए। फिर इसी तरह से x टेंड्स टू एंड वाई, ऐसे ही और भी एक दो हैं बट इतना आपके प्रैक्टिस में इतने ही टाइप्स आते हैं, इसको आप देखेंगे। तो 3 एड्रेस का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप एक समय पे 3 एड्रेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि 3 ऑपरेंड। ठीक है, चलिए
इसमें सबसे फर्स्ट आपका क्या है, क्वाड्रपल। क्या होता है क्वाड्रपल? क्वाड्रपल नाम से ही पता चल रहा है, क्वाड कुछ चार, कुछ क्वाड से रिलेटेड होंगी चीज़ें। क्या है यहाँ पे लिखा है, इन क्वाड्रपल ईच इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। क्वाड्रपल है, क्वाड का मतलब 4 होता है, तो वही बातें यहाँ कही गई हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्वाड्रपल में। क्या क्या? ऑप, आर्गुमेंट 1, आर्ग 2 एंड रिजल्ट। ओपी को ऑपरेटर, arg1 को ऑपरेंड या आर्गुमेंट 1 और आर्ग 2, ये दो आर्गुमेंट 1 एंड 2 इज ऑपरेंड्स। ओपी से ऑपरेटर और एक रिजल्ट का एक होता है जो एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये इसका क्वाड्रपल में ये 4 चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, कैसे हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। सिंपल तो बहुत होता है, इसकी एडवांटेज होती है, बट मेमोरी बहुत इसको ज़रूरत होती है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो वो हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से, अपने आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है W इज इक्वल टू इन ब्रैकेट A प्लस बी एस्ट्रिक, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले हम इस A प्लस बी को देखेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें A प्लस बी, A और B क्या है, आपके दो ऑपरेंड हैं और ऑपरेटर क्या है प्लस। तो हम एक ऑपरेटर, दोनों ऑपरेंड, रिजल्ट और एक लोकेशन, किस मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो रहा है उसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका क्वाड्रपल की हेल्प से अगर हम 3 एड्रेस कोड लिखें तो देखिए क्या होगा। ऑपरेटर आपका प्लस हो गया और ऑपरेंड 1 A हो गया, ऑपरेंड 2 B हो गया, और A प्लस बी को फाइनली वैल्यू को कंप्यूट करके रिजल्ट किस में स्टोर कराया, T1 में, और किसी एक मेमोरी लोकेशन 1 पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट A प्लस बी प्लस सी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, A प्लस बी को लेंगे, तो प्लस ऑपरेटर हो गया, A और B आपके ऑपरेंड हो गए, A प्लस बी, और एक दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल T2 में स्टोर करा लिए। फिर A प्लस बी के साथ प्लस सी करना है, तो A प्लस बी आपके T2 में स्टोर हैं, तो क्या कर देंगे, प्लस T2 एंड सी, T2 प्लस सी फिर हम करेंगे, और फाइनली रिजल्ट हमने किस में स्टोर करा दिया, T3 में। ठीक है, ये तो आपके लोकेशन नंबर दिए गए हैं, इस लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं। फिर क्या हो गया, ये हमारा लेफ़्ट वाला ब्रैकेट A प्लस बी इस T1 में स्टोर है, और इधर A प्लस बी प्लस सी जो है फाइनली हमने T3 में स्टोर करा लिया। फिर इन दोनों को क्या किया गया है, एस्ट्रिक के साथ जोड़ा गया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। तो फिर क्या करेंगे, ऑपरेटर आपके एस्ट्रिक हो गए, और आर्गूमेंट 1 T1, आर्गूमेंट 2 T3, T1 एस्ट्रिक T3 करेंगे, और वैल्यू आपकी T4 में स्टोर हो गई। तो आपके राइट में जो टोटल कंप्लीट था ये किस में हो गया, T4 में। फिर क्या करेंगे, W इज इक्वल टू T4 हो गया, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, W इज इक्वल टू T4 को फिर हमको कराना है, तो ऑपरेटर आपके इक्वल टू हो गए, आर्गूमेंट 1 मतलब पहला ऑपरेंड क्या हो गया आपका T4, और ऑपरेटर आपका कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपका लगा ही है, और रिजल्ट फाइनली किस में स्टोर हो गया, W में। मैंने बोला था ना, मैक्सिमम 3 एड्रेस कोड लिख रहे हैं, मैक्सिमम 3 एड्रेस यूज़ करना है, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक है, कुछ नहीं होगा, तो W इज इक्वल टू रिजल्ट आपका W में स्टोर है, ऑपरेटर आपका इक्वल टू है, और आर्गूमेंट 1 T4 है, और फाइनली वैल्यू एक 5th मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गई। तो ये आपके क्वाड्रपल का एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम ट्रिपल का देखेंगे।